Hello, students. In previous lecture, we all have studied about the discovery of fundamental particles of an atoms. Now, in this session, I am going to explain what do you mean by structure of atoms. इसे समझने के लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इनसाइड द एटम्स क्या होता है, उनकी अरेंजमेंट को ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स करते हैं। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए ढेर सारे साइंटिस्टों ने वन बाय वन एक्सप्लेन किया। इनमें सबसे पहला नंबर आता है जिस साइंटिस्ट का, उनका नाम है थॉमसन, जे थॉमसन। और इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल लिया जिसे कहा जाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, atom is a positive charged sphere in which electrons are distributed like this. These are the electrons and this one is the sphere. This one is a positive charged sphere and electrons are distributed. But this atomic model is analogy of plum pudding. Like a plum, their seeds are also distributed inside the plum. So this atomic model is also called plum pudding atomic model. So this one is also called plum pudding atomic model. But दिस एटॉमिक मॉडल यानी जे थॉमसन साहब की ये एटॉमिक मॉडल की एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दिस एटॉमिक मॉडल was unable to explain about the alpha ray scattering experiment given by Rutherford. तो जब ये रदरफोर्ड ने जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो दिस थ्योरी वाज सून रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था जो कि रदरफोर्ड साहब ने दिया था। तो इसके बाद आए नेक्स्ट साइंटिस्ट रदरफोर्ड और उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया। तो नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने सबसे पहला साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियस के बारे में बताया कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है। इसलिए इस थ्योरी को रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी में रदरफोर्ड ने बताया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दिए। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ अल्फा रेज लिया ऐसा, सोर्स ऑफ अल्फा रेज। इन्होंने क्या किया कि प्लैटिनम, गोल्ड, मेटल लिया। यानी वह मेटल लिया जो कि काफी डक्टाइल होता है और उस मेटल को लेकर के इन्होंने काफी थीन प्लेट बनाई और काफी थीन प्लेट बनाने के बाद में उसे अल्फा रेज से थीन प्लेट पे बम्बार्डमेंट कराया। तो बम्बार्डमेंट कराने के बाद इन्होंने पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासेस थ्रू द फॉयल। ये प्लैटिनम और गोल्ड की फॉयल है। अल्फा रेज मींस हीलियम आयंस,
He2 plus ions is called helium ions. तो जब इसने अल्फा रे से बम्बार्डमेंट कराया वेरी थिन एल्युमिनियम की फॉइल या गोल्ड की फॉइल या प्लैटिनम की फॉइल, और उससे जब पास कराया तो देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासेस थ्रू द फॉइल, बट वेरी फ्यू अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड with a great angle, but the very few alpha rays come back on its path. On this observation, he put forward a theory that is called Rutherford atomic theory. और इस रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में इसने कुछ पॉइंट्स लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। वो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, यानी एटम के इनसाइड का मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो खाली होता है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड एज वेल एज मास ऑफ एन एटम is concentrated inside the atoms, that is called nucleus of an atom. तो यहाँ पर यानी कि दूसरे पॉइंट्स में इन्होंने कहा सेकंड पॉइंट्स में कि एटम्स, पहले पॉइंट्स में कहा कि एटम जो होता है वो उसका मैक्सिमम पार्ट वैकेंट होता है, और उन्होंने कहा कि इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑल पॉजिटिव चार्ज, all positive as well as mass both are concentrated at this point, that is called nucleus. ये न्यूक्लियस के बारे में बताने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे, दूसरे अभी तक कोई साइंटिस्ट ऐसे नहीं हुए थे जो कि न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन किए थे। थर्ड पॉइंट में इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in a different circular path, इस तरह से वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दैट सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। इसने फोर्थ पॉइंट में कहा, अब जैसे मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑल द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स इज accumulated at the point that is called nucleus। तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction। So this electrostatic force of attraction try to pull towards itself this electron, and electron also try to pull this nucleus towards itself। यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपनी ओर खींच रहा है और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इस बात को उन्होंने समझाया कि जब कोई पार्टिकल्स किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उसमें दो तरह का फोर्स काम करता है, एक फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, तो जो सेंटर की ओर काम करता है उस फोर्स को, जो इस डायरेक्शन में काम करता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स है, इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा फोर्स लगता है जो कि सर्कुलर पाथ पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंशियल लाइन है। इस टेंजेंशियल लाइन क्यों लगता है, और जैसे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, और इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी यहाँ दो तरह का फोर्स काम करता है, वन फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा टेंजेंशियल लाइन में जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहाँ मैं लिखता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv² बाई आर, जहाँ ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, r इसकी रेडियस है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई आर हो गया। अब ये मान लेते हैं ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें मान लेते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनिक यहाँ इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज E है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, साइन अपोजिट होता है। तो इसमें E यदि इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें यदि E प्लस प्रोटॉन्स हो गए और एक प्रोटॉन का चार्ज ZE प्लस और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि Z हो तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस के कितने हो जाएंगे ZE प्लस। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू 1/4, चलिए इसको मैं k लिख देता हूँ, k कांस्टेंट, k इंटू यहाँ देखिए यहाँ ZE इंटू E, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव थे, बाई R² दैट इज इक्वल टू, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से k इंटू ZE² बाई R², इक्वेशन नंबर 2, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर दो तरह की फोर्स लग रहे हैं, एक टेंजेंशियल लाइन के डायरेक्शन में और एक न्यूक्लियस की ओर। न्यूक्लियस की ओर लगने वाला फोर्स mv² बाई, न्यूक्लियस की ओर लगने वाला फोर्स ZE² बाई R², और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स mv² बाई आर। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, यदि ये टेंजेंशियल लाइन में काम करने वाले, टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करने वाले जो फोर्स है वो यदि ज्यादा होता इससे, तो ये तो लेके चला जाता बाहर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ से बाहर चला जाता है, लेकिन ना ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है ना न्यूक्लियस की ओर आ रहा है। इसका मतलब दिस फोर्स इज काउंटर बैलेंस टू दिस फोर्सेस, यानी रदरफोर्ड ने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that operates between the revolving electron and nucleus is a counterbalance to the centrifugal force, means mv² by r के वो इक्वल होता है एग्जैक्ट, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ना न्यूक्लियस से दूर जा पाता है ना ही न्यूक्लियस की ओर आ पाता है, वह एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब यहाँ से ये पता चला कि ये नेक्स्ट पॉइंट 30 से पता चला कि ये जो एटम्स हैं उसमें एक न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। तो ओवर सर्कुलर पाथ जो दैट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड K, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, LMNO, इस लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट होंगे, ये सेकंड ऑर्बिट होंगे, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट होंगे। तो यहाँ से ये ऑर्बिट क्या होता है इन्होंने बताया, तो ऑर्बिट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, कॉल्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस के चारों ओर ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने इन सारी बातों को बताया। मैं इसको एक बार रिवाइंड करता हूँ आपको। रदरफोर्ड ने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, एटम के इनसाइड का मैक्सिमम स्पेस वैकेंट होता है। दूसरी बात इन्होंने कहा ऑल पॉजिटिव चार्ज साथ साथ उनके मास दोनों ही एक पॉइंट पे इनसाइड द एटम कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसे ही न्यूक्लियस कहा जाता है। अभी आपने देखा कि न्यूक्लियस पे
ऑल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होते हैं, मास भी कंसंट्रेटेड होते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, और जिस सर्कुलर पाथ पे ये रिवॉल्व करता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। और डिफरेंट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लेटर का यूज किया जाता है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को के, एल, एम, एन, ओ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने लगा तो एक क्वेश्चन से राइज हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगते होंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर क्यों नहीं आ पा रहा? तो वो इसलिए नहीं आ पा रहा कि जब कोई पार्टिकल्स, इसको उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक सेंटर की ओर और एक टेंजेंशियल लाइन के डायरेक्शन में। जो टेंजेंशियल लाइन के डायरेक्शन में काम करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, यह उस पार्टिकल को सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो न्यूक्लियस की ओर काम करता है और वो उस पार्टिकल्स को न्यूक्लियस की ओर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए इस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते रहती है, जो इस बात को प्रूव करती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि टेंजेंशियल लाइन के डायरेक्शन में काम करता है वह इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काउंटर बैलेंस्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिट। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने ये सारी बातों को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, इसके बाद जिस समय रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेनेशन किया था उस टर्म में एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा था, ये साइंटिस्ट है मैक्सवेल, दूसरे साइंटिस्ट है मैक्सवेल, तो इन्होंने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल्स, देखिए ये चार्ज पार्टिकल्स है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियस है और इसका ये रेडियस है r, इसका मास है m, इलेक्ट्रॉन का मास m हमने माना। तो इन्होंने कहा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उस चार्ज पार्टिकल से कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होता है। अब यहां समझिए, इन्होंने कहा मैक्सवेल ने कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उससे कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ एक्सीलरेशन में होते हैं। अब उससे एनर्जी रिलीज होती है, तब यहाँ पर बात हो रही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा था तो इसके पास दो तरह के फोर्स काम कर रहे थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वैल्यू mv²/r के इक्विवेलेंट है। अब मान लेते हैं यदि अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सवेल यदि इससे एनर्जी ये रिलीज होती है तो अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि इससे कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है। मान लीजिए यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी एनर्जी रिलीज करेगी? अब यदि ऐसा सोचा जाए तो देखा जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के कारण ही लग रहे हैं। और ये तो फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज फिक्स है। ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो चार्ज नेगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। यानी ऐसा देखा गया कि इन दोनों
चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं उसके लिए केवल इसके मैग्नीट्यूड, न्यूक्लियस के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहे हैं और इसमें कोई चेंजिंग आने का नहीं है। इसका मतलब ऐसा कहा गया देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन्होंने कहा था कि एनर्जी इससे रिलीज होती ही है। तो भाई एक ही ऑप्शन है, वो क्या? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो काउंटर बैलेंस था ये एम बी आर स्क्वायर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ये अब डिक्रीज होंगे तो नेचुरली दिस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली मूव्स इन अ स्पाइरल पाथ और ए टाइम्स कम्स in which these electrons fall into the nucleus। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी कौन से रिलीज हो गई भाई? यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिक्रीजमेंट आ गई, यानी एनर्जी रिलीज होने के कारण डिक्रीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज हो रहे हैं जिसके कारण अब ये क्या होंगे, ये ऐसा इनका सिचुएशन हो जाएगा। ये यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ यदि न्यूक्लियस है तो धीरे धीरे ये स्पिरल पाथ पे रिवॉल्व करना चालू करेगा और एक टाइम आएगा कि जब ये न्यूक्लियस में जाके फॉल कर जाएगा। अब ये फॉल करिए तो ना न्यूक्लियस रहा, ना इलेक्ट्रॉन रहा, ना ऑर्बिट रहा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट this atomic model which was given by Rutherford is unstable। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती थी वो तो करेगा नहीं, ये तो न्यूक्लियस में जाकर फॉल कर जाएगा और जो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर गया जाकर के तो फिर ना एटम रहा, ना न्यूक्लियस रहा, ना सर्कुलर पाथ रहा, तो इसे तो एटम्स अनस्टेबल हो गए। लेकिन हमारे यूनिवर्स में यह भी एटम्स के बने, एवरीथिंग इज मेड अप विथ एटम्स। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? तो ऐसा कहा गया कि दिस वन इज द डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इससे एनर्जी रिलीज भी होती है उसके बाद भी फिर ये स्टेबल क्यों होता है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दिस वाज द फर्स्ट डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी बिकॉज रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स इज अनस्टेबल। सेकंड बात इसमें कहा गया, सेकंड पॉइंट्स में इसके कि जब इससे एनर्जी रिलीज होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है, तो जब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज एनर्जी, इस रिलीज एनर्जी को किसी प्रिज्म से आप पास कराइए, यहाँ प्रिज्म ले लेते हैं और उसे पास कराते हैं तो एक स्पेक्ट्रम मिलेंगे, राइट। तो सबसे इस स्पेक्ट्रम यदि आप हाइड्रोजन एटम पे कंसीडर करते हैं कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज करेगी तो भाई उसका फिर स्पेक्ट्रम कैसा होगा? तो स्पेक्ट्रम के बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था अपने कंसेप्ट में, स्पेक्ट्रम के बारे में तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की थी। तो these were the two main demerits of Rutherford's atomic theory। Due to these two demerits of Rutherford's atomic theory, because it was unable to explain the stability of atom. Second, it was unable to explain about the spectrum. It was not able to explain even the hydrogen atomic spectrum. I mean to say the atoms, atomic spectrum of the atoms in which having only one electrons, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के स्पेक्ट्रम के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ड्यू टू दिस टू डिमेरिट्स रदरफोर्ड्स थ्योरी, we can see that there are two main demerits of Rutherford's atomic theory। तो explain it, demerits of Rutherford theory को explain करने के लिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है नील्स बोर।
तब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की जो डिमेरिट्स थी उसको कैसे एक्सप्लेन किया, उसको कैसे और इस एटॉमिक थ्योरी को कैसे आगे बढ़ाया, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टुडेज थैंक्स टू ऑल।